नमस्कार। आज है 1 मई, दिन सोमवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। हो जाइए दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। सरकार की रिकॉर्ड तोड़ कमाई। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपए, अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। कर्नाटक में बीजेपी ने जारी किया प्रजाध्वनि घोषणा पत्र। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी लागू करने का वादा। आतंकवाद, कट्टरपंथ के खिलाफ स्पेशल विंग का भी ऐलान। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 8 मई को डीएम कृष्णैया की पत्नी की अर्जी पर होगी सुनवाई। पहलवानों के धरने पर बोले बृजभूषण सिंह, मुझे फांसी दे दो लेकिन खेल मत रोको। बृजभूषण पर लगे हैं यौन शोषण के आरोप। तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। रिश्तों में सुधार की गुंजाइश नहीं तो जल्द मिल सकता है तलाक। जरूरी नहीं 6 महीने का इंतजार। सरकार ने तोड़ा आतंकियों का कनेक्शन। 14 मोबाइल ऐप्स पर लगी पाबंदी। आज इंडिया 360 में करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। जानेंगे कैसे आतंकी ऐप्स का करते थे इस्तेमाल। तो ये थी हेडलाइंस। अब दिन भर की बाकी खबरों को थोड़ा और विस्तार से, तफसील से समझते हैं और देखते हैं टॉप न्यूज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो प्रजाध्वनि जारी कर दिया है। बीजेपी ने वादा किया है कि फिर से सत्ता में आने पर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को कर्नाटक में लागू करेगी। साथ ही बीपीएल कैटेगरी में आने वाले सभी परिवारों को 3 गैस सिलेंडर हर साल मुफ्त में दिए जाएंगे। बीजेपी ने पोषण योजना के तहत बीपीएल परिवारों को हर दिन आधा लीटर नंदनी दूध और हर महीने 5 किलो श्री अन्न दिए जाने का वादा किया है। मैनिफेस्टो जारी करने के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा सहित के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। कर्नाटक चुनाव में जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता चुनावी हमला करने में मर्यादाएं लांघ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पहले जहरीला सांप कहा था, तो अब उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने पीएम मोदी को नालायक कह दिया। राज्य के गुलबर्गा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियांक खड़गे ने पीएम मोदी को इशारा करते हुए कहा कि अगर घर का बेटा नालायक हो तो घर कैसे चलेगा। वहीं खड़गे के बेटे के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि गाली देना तो कांग्रेस की मानसिकता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के नामी पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पहलवानों को अब राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिलने लगा है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। साथ ही उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी जंतर मंतर पर पहुंचे और पहलवानों का समर्थन किया। रावत ने कहा कि ऐसे आरोपियों की जगह जेल में है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के आरोपों को लेकर डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि जो धरने पर बैठे हैं उनके दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार उन्हें करना चाहिए था। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जांच की रिपोर्ट आ जाए तो भले ही उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन फिलहाल खेल होने दिया जाए। चाहे कोई भी आयोजन कराए, लेकिन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न किया जाए। डीएम जी कृष्णैया की हत्या में दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। 8 मई को मामले पर सुनवाई होगी। 29 अप्रैल को डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने पूर्व सांसद की रिहाई को चुनौती दी थी। उनकी ओर से दायर याचिका में आनंद मोहन को फिर से जेल भेजने की मांग की गई है। जेल मैनुअल में बदलाव के बाद बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह 27 अप्रैल को जेल से रिहा हो गए। आनंद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मैनुअल के मुताबिक सरकारी कर्मचारी की हत्या के मामले में दोषी को मरने तक जेल में ही रहना पड़ता है।
नीतीश सरकार ने इसमें बदलाव करके आनंद मोहन को रिहा कर दिया। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता की मददगार मुंडी पासी सामने आ गई है। मुंडी पासी ने मीडिया से बातचीत में कई खुलासे किए। शाइस्ता से मुलाकात और उसको शरण देने के सवाल पर मुंडी पासी ने कहा कि शाइस्ता से उसका कोई लेना देना नहीं है। मुंडी पासी ने कहा कि उसके ऊपर लगे तमाम आरोप गलत हैं। मुंडी पासी ने कहा कि शाइस्ता से पहले मुलाकात हुई, लेकिन शाइस्ता की कोई मदद नहीं की गई। उधर सूत्रों की माने तो 4 दिन पहले पुलिस शाइस्ता के काफी करीब पहुंच गई थी। शाइस्ता प्रयागराज से 15 किलोमीटर दूर अशरफ की ससुराल के पास देखी गई थी। सूत्रों के मुताबिक वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका को वापस कर दिया है। कोर्ट ने मथुरा के जिला जज को पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया है। जस्टिस प्रकाश पड़िया की बेंच ने आज यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने शाही ईदगाह ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और भगवान श्री कृष्ण विराजमान मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला 17 अप्रैल को सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले मुस्लिम पक्ष की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही मथुरा कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे हटा दिया है। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। केंद्र सरकार ने 14 मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में कोडेड टेक्स्ट भेजने के लिए आतंकवादियों की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था। केंद्र ने जिन ऐप्स पर बैन लगाया उनमें क्रीप फाइजर, एनिग्मा, सेफ स्विस, विक्रमे, मीडिया फायर, ब्रियर, बी चैट, ननबॉक्स, कॉनियन, ईमो, एलिमेंट्स और सेकेंड लाइन, जांगी और थ्रेमा जैसे ऐप शामिल हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये एक्शन इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर लिया गया है। इनमें सबसे पॉपुलर ऐप ईमो है। इसका इस्तेमाल लंबे समय से भारतीय यूजर्स भी कर रहे हैं। आप में से कई लोगों को पता ही होगा कि जब व्हाट्सएप का वीडियो कॉल इतना एडवांस नहीं हुआ था तब पूरा देश ईमो ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। ईमो में भी व्हाट्सएप की तरह स्टिकर्स और कॉलिंग की सुविधा है। ईमो ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कम रैम और कम स्टोरेज वाले फ़ोन में भी आराम से काम करता है, क्योंकि इसकी साइज छोटी है। इसमें एक साथ 20 लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं। इस ऐप को पेज बाइट्स इंक नाम की कंपनी ने डेवलप किया है, जो कि अमेरिकी कंपनी है। आमतौर पर साइबर चोर और आतंकी ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जो कम लोकप्रिय होते हैं। ऐसे में इन ऐप्स के बारे में सरकार को जल्द जानकारी नहीं मिल पाती। इसके अलावा आतंकी डार्क नेट के जरिए भी चैटिंग करते हैं। ऐसे में उन्हें ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। आपको बताएं कि आतंकी पहले टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल भी करते थे। आतंकी अक्सर टोर ब्राउज़र के जरिए अपनी साथियों से बात करते हैं। टोर ब्राउज़र में आईपी एड्रेस लगातार बदलते रहता है। ऐसे में किसी को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता और सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया है। सरकार के मुताबिक आईटी मंत्रालय को अलग अलग सोर्सेज से कई शिकायतें मिली थी। इनमें एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म के जरिए यूजर्स का डेटा चुराकर भारत से बाहर सर्वर को ट्रांसफर किया जाता था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सरकार ने इस तरह की कार्रवाई की है। इससे पहले सरकार ने कई चीनी ऐप्स पर सुरक्षा कारणों से बैन लगाया था और अब तक सरकार की ओर से 250 से ज्यादा चाइनीज ऐप बैन किए जा चुके हैं। इनमें प्रतिबंधित ऐप्स की जो लिस्ट है उसमें टिकटॉक भी है, पबजी मोबाइल और दूसरे तरह के जो ऐप्स हैं वो भी शामिल हैं। और उसी कड़ी में अब सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। अब इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ है अमित दुबे, जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ हैं दीपिका सिंह, जानी मानी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं डीप साइट्स की। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपिका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित, ये इन ऐप्स का आतंकी कनेक्शन है, लेकिन इन ऐप्स को डेवलप करने वाली जो कंपनीज है, मैं बाद में आऊंगा कि वो क्या क्या कर रहे थे, लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि कई बार क्या होता है कि आतंकी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐप्स के डेवलपमेंट में कोई इस तरह की मंशा छिपी नहीं होती और कई बार इसमें बड़ी थिन लाइन हो जाती है। तो क्या आप इन ऐप्स के डेवलपर्स को भी दोषी मानेंगे कि इस तरह के ऐप डेवलप किए जा रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में नहीं आ रहे हैं, या उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है?
ये सवाल मेरे लिए है दीपक जी। जी अमित। हेलो। अमित, आपको आवाज आ रही है? आप ही के लिए सवाल था मेरा। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखिए कई बार डेवलपर्स इस इंटेंशन के साथ ही एप्लीकेशन बनाते हैं। हम्म। जैसे कि मैं ज़ैंगी ऐप की बात करूं तो उसमें एक फीचर है कि आप अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से छुपा सकते हैं। ना तो आपका ईमेल आईडी ना मोबाइल नंबर कुछ भी एक्सपोज नहीं होगा जब आप ज़ैंगी पर, या जैसे कि डिस्कॉर्ड की हम बात करते हैं, ये सारी एनोनिमस चैट ऐप्स हैं। इसलिए क्रिमिनल ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इनकी कोई भी आइडेंटिटी उससे लिंक होती ही नहीं है। तो अभी बहुत सारे ऐसे क्राइम हमने इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे थे तो पता पड़ा कि लोग ज़ैंगी ऐप यूज कर रहे हैं, और ये जैसे जो पेपर नकल होती थी या उसके जो एग्जामिनेशन चोरी होते थे, इसमें जो कोऑर्डिनेशन में यूज होता था, ज़ैंगी ऐप यूज हो रहा था। तो ऐसे जितने भी ऐप हैं उनमें जो इस तरह के फीचर हैं कि आप अपनी पहचान छुपा के किसी से बात कर सकते हो, वो क्रिमिनल के फायदे का सौदा होते हैं, इसलिए क्रिमिनल उसको यूज करते हैं। तो पहले तो ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका मिसयूज ही होगा, उसका सीधे सीधे कोई एडवांटेज अदरवाइज नहीं दिखता। दूसरी चीज जो आपने कही कि इसमें और क्या क्या, जैसे कि आप सिर्फ बैन करके उम्मीद कर रहे हैं कि हम क्रिमिनल्स को कमर तोड़ देंगे या वो आगे यूज नहीं कर पाएंगे, तो हर दिन दो चार ऐसे नए ऐप आ रहे हैं हर दिन, और ये लोग डायरेक्टली प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करते, ये लोग इनके डायरेक्ट लिंक्स होते हैं वहां से इंस्टॉल करते हैं। तो यही ऐप फिर से रूप बदलकर किसी और फॉर्म में आ जाएंगे, फिर सर्कुलेट होंगे। जो हमने पहले भी 150-200 एप्लीकेशन बैन की थी, वो भी वापस किसी न किसी फॉर्म में आ गई हैं और चल रही हैं। फिर लोग क्या करते हैं, वीपीएन यूज कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि आपका आईपी किसी और कंट्री का हो जाता है, और फिर आप उस कंट्री के हिसाब से, चूंकि कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, वहां बैन नहीं है, तो आप उसको यूज कर लेते हो इंडिया में। तो लोग वीपीएन यूज करके भी यूज करेंगे। तो इस पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए काफी सारे स्टेप्स उठाने की जरूरत है। सिर्फ एप्लीकेशन बैन कर देने से कुछ नहीं होगा, और ये अलग अलग फॉर्म में अभी भी क्रिमिनल्स द्वारा यूज होंगी, ये मेरा मानना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, इस तरह के बात जब आती है तो एक 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 वर्ग होता है जो 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 टेक्निकल मामलों को समझता भी है। उनका ही कहना होता है कि साहब आप ऐप डेवलपर को इसमें कैसे घसीट सकते हैं। तो जो सोर्सेज भी बता रहे हैं, जो सरकार भी जिस पर कार्रवाई की गई है, स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं ये, और ये एनोनिमिटी को मेंटेन करके रखते हैं। इस तरह की इनकी डिज़ाइनिंग होती है, और इसके साथ साथ इनबिल्ट फीचर्स होते हैं इसमें जो मुश्किल कर देते हैं सुरक्षा एजेंसीज को इन तक पहुंचना। तो फिर ऐसे में पूरे की पूरे जब कार्रवाई की जाती है तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम को समझना, उसकी पहचान करना, उसकी पड़ताल करके सामने लाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अब इस पर बहुत शक है, जैसा कि अमित कह रहे हैं कि बहुत शक है इस पर कि ये इस इंटेंशन से ना बनाए गए। अगर आपका इंटेंशन सही है तो फिर आप जानते हैं कि इसका मिसयूज हो सकता है, तो फिर आपका इंटेंशन फिर और है क्या? दीपिका, आपने बहुत सारे केसेस सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर रिसर्चेस वगैरह की हैं। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, और आज ये जो कार्रवाई हुई है इसका जी आधार किस किस तरह का रहा होगा? जी। तो पहले हम इन एप्स की बात करें तो इसमें से एक भी ऐप इंडियन ओरिजिन की नहीं है। इनके पेरेंट कंपनीज इंडिया के बाहर बेस्ड है। इसकी वजह से जो हमारी सरकार का बैनिंग लिमिटेशन है वो सिर्फ हमारे ज्योग्राफिकल रीजन तक लिमिटेड हो जाता है। जैसे दुबे जी ने कहा कि जस्ट बिकॉज वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बैंड है इसका मतलब ये नहीं कि उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरा, अगर हम इनके डेवलपर्स की बात करें तो अगर ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, भले ही उनकी मंशा अच्छी हो, साफ हो, वो ये अपने यूजर्स को बताना चाहते हो कि हम आपका डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एड्स नहीं दे रहे हैं, हम आपका डेटा नहीं बेच रहे हैं, जिससे वह चाहते हैं कि उनके एप्स की लोकप्रियता बढ़े। पर हर एक टेक्नोलॉजी डेवलपर को हर एक पहलू देखना पड़ता है कि उनकी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एंड सदुपयोग कैसे हो सकता है। अगर सदुपयोग ही देखा जाए और दुरुपयोग ही देखा नहीं जाए तो यहाँ पे उनकी एक गलती होगी, क्योंकि ये इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के अंदर आते हैं। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जरूर। इंटरमीडियरी एप्स वो होते हैं जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जनरल पब्लिक को, एंड अगर उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक सुरक्षा एनवायरनमेंट दे पब्लिक को, अगर उनके एप्स में कोई लूप होल्स है वो फिक्स करे ताकि किसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी के अगेंस्ट इसका क्राइम ना हो, एंड वो अपनी हाथ यहाँ से धो नहीं सकती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी झुटला नहीं सकते हैं। तीसरा, अगर हम LEAs की बात करें तो इंडिया में अभी प्रोसेस ऐसा है कि अगर कोई क्राइम होता है तो लॉ के अनुसार
तुरंत एक सेक्शन नोटिस भेजा जाता है जिसमें इंफॉर्मेशन मांगी जाती है ताकि जालसाजों तक पहुंचा जाए। पर यहाँ पे हमने बहुत सारे किस्से देखे हैं जहाँ पे ये एप्स बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो ऑफ कोर्स इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, सिर्फ नेशनल स्तर पर एक्शन लेना मुमकिन नहीं। यहाँ पे इंटरनेशनल स्तर पर सारे रेगुलेटरी बॉडीज को, लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज को एकजुट होकर एक एक्शन लेना यहाँ पे अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एप्स यूज किए होंगे। दूसरा आ जाता है इसका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जो कि है डिसेंट्रलाइज। अभी तक जो हम लोग मेन एप्स देख रहे थे, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, यहाँ पे एक सर्वर होता था जहाँ पे डेटा स्टोर होता है और हमारी डिवाइसेस होती थी। हमें डेटा सर्वर से एक्सेस किया जाता था। पर अभी जब ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, डिसेंट्रलाइज एप्स की लोकप्रियता बढ़ी, लोगों को लगा ये शायद ज्यादा सिक्योर हो, जो कि कुछ मायनों में है भी। पर उसमें यही हो जाता है कि जालसाज इसका दुरुपयोग किस हद तक कर सकते हैं, एक पहलू देखना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और तारीफ करनी होगी, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और आईटी मिनिस्ट्री दोनों ने जिस तरह का कोऑर्डिनेशन दिखाया है इसमें, और बाकी एजेंसीज भी जो हमारी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं हमारे, जिस तरह का कोऑर्डिनेशन दिखाया है, उससे ये पता चलता है कि अब एक्सपर्टीज आ रही है हमारे जो सरकारी तंत्र हैं उसमें भी। अभी जैसे इसमें ही हमने सेक्शन 69A का इस्तेमाल किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, और हम अक्सर ये चर्चा करते रहते हैं कि साहब हमारे पास कानून नहीं है, हमारे पास 2000 का आईटी एक्ट है, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। तो जब आवश्यकता आन पड़ी तो इसी एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसके तहत ठोस नियम कदम उठाए गए। तो इसका मतलब ये है कि एक मजबूत इच्छा शक्ति हो, कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो, अच्छे टाइम पे अगर आइडेंटिफाई कर लिया हमने प्रॉब्लम को, तो हम काम कर सकते हैं। ये प्रोफेशनलिज्म, अमित, आप भी सरकार के बहुत सारे कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं, उनके साथ उठते बैठते, आप कई मीटिंग्स में जाते हैं, बातचीत करते हैं, आपके इनपुट्स लिए जाते हैं। ये प्रोफेशनलिज्म जो आ रहा है, ये एक नए तरह का इंटेलिजेंस इनपुट जो आ रहा है आईटी के मामलों में, ये कितना आश्वस्त करता है कि हमें आगे और अच्छे कड़े एक्शंस देखने को मिलेंगे? मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूं कि हम कई सारे मामलों में इस पर डिस्कशन चल रहे हैं। बैनिंग तो बहुत रेगुलर प्रोसेस है और बहुत माइन्यूटली इसको मॉनिटर किया जाता है। कई सारे डिपार्टमेंट है, सर्ट भी है, I4C भी इनपुट्स देता है, गृह मंत्रालय का अपना टीम है, मिलिट्री इंटेलिजेंस से भी इनपुट्स आते हैं। तो अलग अलग तरह से इनपुट जो भी आते हैं उस पर क्विक जो कार्रवाई होती है वो इससे पहले इतनी प्रोफेशनली और इतनी तेजी से नहीं होती थी। आपको याद होगा जब लोन ऐप्स के ऊपर हमने डिस्कशन शुरू किए तो गूगल को वो सारी परमिशंस ब्लॉक करनी पड़ी जो खतरनाक थी, जिसकी वजह से लोन ऐप्स के थ्रू क्राइम होते थे। ये बड़ी जल्दी हुआ है, यदि मैं कहूं तो 2-3 महीने के अंदर ये चीज हो गई थी। अभी भी ये जो प्रोफेशनलिज्म आ गया कि एक सिस्टम इन प्लेस है कि कोई भी ऐसी कंप्लेन आती है तुरंत उस पर एक्शन होता है। ज़ेंगी ऐप अभी मिसयूज होना शुरू हुआ, मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने पहले, से पहले कोई जानता भी नहीं था। और ये ऐप होता क्या है कि अचानक से लाखों डाउनलोड में पहुंच जाती है। जो एक दीपिका ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो कंप्लायंस इश्यूज भी इन सबके साथ है, 50-50 लाख डाउनलोड है, इनका इंडिया में ऑफिस नहीं है, जबकि हमारी जो इंडियन आईटी गाइडलाइंस क्लियरली कहती है कि यदि किसी के भी 50 लाख से ऊपर डाउनलोड है तो मैंडेटरी है उसको एक इंडिया में ऑफिस होना, कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना। ये सारी चीजें एक कंप्लायंस का हिस्सा है जो है ही नहीं, तो इनको तो वैसे भी बैन कर देना चाहिए था। दूसरी चीज जो आपने कहा कि जो प्रोफेशनलिज्म की वजह से आगे क्या क्या हो सकते हैं चीजें, क्या हम एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर लें कि रियल टाइम पे भी इस चीजों की डिसीजन लिए जा सके। अभी भी मैनुअल मॉनिटरिंग होती है और उसके बाद इनपुट्स आते हैं और उसके बाद एक रिपोर्ट क्रिएट होकर उस पर डिस्कशंस होते हैं। बैन करना किसी भी को इतना आसान डिसीजन नहीं होता, क्योंकि इससे कई बार देशों के बीच के रिलेशंस भी गड़बड़ हो सकते हैं। तो उस पर पूरी तरीके से जब डिस्कशन होने के बाद निर्णय होता है कि नहीं ये बिल्कुल मिसयूज हो रहा है और इस चीज को तुरंत बैन करना है, कई सारी कंप्लेन आ गई है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के भी इनपुट्स हैं, तब जाकर, लेकिन वो चीजें बहुत फास्ट हो गई है। आगे मेरे ख्याल से और ज्यादा फास्ट होगी क्योंकि एक ऑटोमेटिक सिस्टम इन प्लेस होगा। अभी आपकी जो लास्ट आईटी गाइडलाइन है उसमें हमने देखा था कि एक सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग पोर्टल बनाने की कवायद चल रही है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, एंड यूजर, जैसे कि फेसबुक को कंप्लेन करनी है, ट्विटर को करनी है, इंडिविजुअल कंप्लेन करने के बजाय सेंट्रलाइज कंप्लेन कर सकता है। उसमें ये प्रोविजन भी होगा कि यदि कोई मिसयूज हो रहा है किसी ऐप का तो वो उस पोर्टल के थ्रू भी कंप्लेन कर उसको बैन करवा सकता है, उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरह के जो सिस्टम बनेंगे वो मेरे ख्याल से और एफिशिएंट कर देंगे इन चीजों को। लेकिन और भी कई सारे कदम उठाने की डेफिनेटली जरूरत है। वीपीएन को लेकर काफी कंसर्न है, मेरे ख्याल से उधर भी कुछ और डायलॉग होने की जरूरत है कि हम कैसे उनका मिसयूज रोकें, और जब उनका मिसयूज रोकेगा तब ये ऐप इंस्टॉल होना बंद होंगी इंडिया में। अदरवाइज
ये तो अभी भी इंस्टॉल हो सकती है, कोई वीपीएन यूज करके कर ले। बिल्कुल। पर यदि हम किसी तरह वीपीएन के संग साठगांठ करें और ये एक तारतम्य बना लें कि भाई आप इस ऐप को इंस्टॉल ना करने दें, ना चलने दें, तो मेरे ख्याल से एक लेवल अप हो सकता है और स्ट्रांग तरीके से इसको ब्लॉक किया जा सकता है। एब्सोल्युटली। और आपने जो शुरुआत में कहा था अमित की ऐसा नहीं है कि अगर हमने इन 14 ऐप्स को जो हमने बैन किया है तो वो किसी न किसी रूप में ये दूसरे उसमें आ जाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन के हजार माध्यम हैं। दीपिका, क्या कोई एक समाधान हो सकता है इसका कि हम एक बिगर पर्सपेक्टिव के साथ, एक बिगर अप्रोच के साथ आएं और मिनिमाइज कर सकें थ्रेट को, या ये एक तरह से हम अभिशप्त हैं कि जब तक सामने से कंप्लेंट नहीं आई, जब तक हमें पता नहीं चला कि इसका मिसयूज हो चुका है, उसके बाद ही हम इसको ट्रेस करें? तो क्या ये ऐसा ही चलेगा कि पहले प्रॉब्लम आएगी, उसका सॉल्यूशन फिर ढूंढा जाएगा, या इसको हमारे इकोसिस्टम में घुसने ही ना दिया जाए, इस तरह के आए ना, ऐसा भी कोई मैकेनिज्म है? जी, तो इसमें अगर हम 2-3 समाधान यहाँ देख सकते हैं जो स्टेप बाय स्टेप हमें करने पड़ेंगे। पहला, अगर हम देखें तो यह ऐप्स का जो उद्देश्य था वो अपनी लोकप्रियता बढ़ाना था। इसके लिए उन्होंने अपने फीचर्स ऐसे बनाए जो यूजर्स को लोकप्रिय लगे एंड सेफ लगे। पर यहाँ पे अगर हम पहला सतर्कता बढ़ाए कि ऐसे ऐप्स पे ये एक्टिविटी भी हो सकती है, तो पहला अगर एक डायलॉग एंगेजमेंट हो विद द यूजर्स, उन्हें अवेयर करना, ताकि जो ये जालसाज है वो यूजर्स को टारगेट करे तो यूजर्स थोड़े सतर्क रहे। इस रिपोर्ट में भी हमने पढ़ा था कि काफी सारे ब्रॉडकास्ट होते थे, मीडिया फाइल्स फैलाई जाती थी, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था, जिससे वो यूजर्स को टारगेट करते थे। अगर एक ऐप में लोकप्रियता ही नहीं होगी, अगर उसकी सब्सक्रिप्शन बेस ही नहीं होगी, तो ये जालसाज वहां आएंगे क्यों? जहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है ऐप की और जो सर्वेलेंस की थोड़ा नीचे है, उन्हीं ऐप्स को ये टारगेट करेंगे। तो पहला है जो जनरल पब्लिक है उन्हें थोड़ा सतर्क होना है। दूसरा, अगर हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट के जो इन्वेस्टिगेटर्स है, यह एक इवॉल्विंग थ्रेट है, ताकि ये एक स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होते जा रहा है और उसकी कोई एंड बाउंड्री नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो ट्रेनिंग एस्पेक्ट है उसको बढ़ाना चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आउटसाइड इंडिया, उनके साथ कोलैबोरेशन, उनसे नॉलेज शेयरिंग और हमारे यहाँ का भी नॉलेज शेयरिंग, ताकि एक साठ घाट में हम इस प्रॉब्लम को इकट्ठा करके टक्कर दे सके। एंड इससे ही हमारा जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो देखा जाएगा। तीसरा, अगर ऐसी कोई एप्स पॉपुलर हो जाती है, एटलीस्ट उसको एक रेडार में रखें, ताकि ऐसा ना हो कि जब क्राइम हो उसके बाद ही हम उस पे एक्शन ले। अगर एक रेडार पे रखे तो थोड़े प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं। सो यही कुछ समाधान हम पेश करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट समाधान है। अमित, चैलेंजेस बहुत बढ़ रहे हैं और नए नए रूप में चैलेंजेस आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जितने ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे उतना ज़्यादा हम चीज़ों से इक्विप हो पाएंगे। लेकिन क्षमता क्या है हम लोगों की? एक लिमिट तक होगा। सरकार में, एजेंसीज में क्या इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि हमारी जो इस एरिया में आइडेंटिफिकेशन और फिर उसके न्यूट्रलाइजेशन में जो वर्कफोर्स लगी हुई है तमाम एजेंसियों में, उसको और कैसे इक्विप किया जाए और कैसे स्किल किया जाए, ताकि टाइमली न सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम हो सके बल्कि फिर समाधान भी निकले? तो इस दिशा में सरकार क्या कर रही है, अगर आपको कोई इनपुट मिल पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल काफी सारे प्रयास हो रहे हैं और यही मैं आपको स्टार्टिंग में हिंट दे रहा था कि ये तो सिर्फ एक एक्शन है जो तुरंत हो जाता है, बैन करना, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से गंभीर है कि इसको परमानेंटली कैसे हम रेगुलेट करें आगे के लिए, कि इसका इम्पैक्ट बिल्कुल जीरो कर दें। अभी तो इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि दूसरे तरीके हैं जिससे वो ऐप आ जाती हैं या इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन वो तरीके भी ब्लॉक हो जाएं, बंद हो जाएं, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, नए नए सिस्टम्स लेके आ रही है। जिसमें मैं आपको बताऊं कि पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन करके पूरा सिस्टम बनाया गया है, जिसके थ्रू पुलिस के अंदर और क्या क्या लॉ एनफोर्समेंट को जरूरतें हो सकती हैं इन फ्यूचर, और उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को लेकर हमें रिसर्च करने की जरूरत है, वो पूरी डिस्कशन होती है और उसको लेकर हर स्टेट वाइज कमेटीज बनाई गई है। और गृह मंत्रालय का अपना रिसर्च विंग होता है, बीपीआरएनडी का अपना रिसर्च विंग होता है, आई4सी अपना लेवल पे काम करता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो छोटी छोटी एजेंसी जैसे हैं, वो हर तरीके से, इसमें सीडीटीआईज होते हैं, ट्रेनिंग कॉलेजेस होते हैं। तो बहुत सारे इनपुट्स अलग अलग जगह से आते हैं। जैसे जैसे ट्रेनिंग को लेकर नए नए टूल्स की रिकमेंडेशंस होती है, वैसे वैसे
सिस्टम में क्या हम इनकॉर्पोरेट कर दें ताकि पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आसान हो जाए। तो बहुत सारे एआई बेस्ड टूल आएंगे जिसमें मॉनिटरिंग एआई बेस्ड हो जाएगी, आगे सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी एआई बेस्ड होगी, रेगुलेशंस जो है वो एआई बेस्ड होंगे। आप चैट कर रहे हैं, आप कुछ गलत लिख देते हैं किसी के लिए, तो एक ऑटोमेटिक इंजन आपको बताएगा कि आपने ये गलत लिख दिया है और ये फलाने सेक्शन के अंतर्गत क्राइम है, इसको आप डिलीट कीजिए या हटा लीजिए, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो एक ऑटोमेटिक जब इनपुट आ जाएगा तो आप पहला कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं हो रहा, आपने वही कॉल ले लेना है। यदि आप ये रिपीटेटिव ऑफेंस करेंगे तो फिर वो किसी एक ऑफिशियल मैनुअल इंटरवेंशन तक जाएगा और जहां पर शायद आपको कॉल आए और उसके बाद फिर आपसे कहा जाए और उसके बाद एक्शन ज्यादा गंभीर होगा। तो इस तरह की चीजें की जा रही है ताकि अधिकतर जो मॉनिटरिंग है वर्चुअल वर्ल्ड की वो ऑटोमेटिक हो जाए और उसको, जैसा कि दीपिका ने बताया, प्रोएक्टिव कर सके हम। ऐसा ना हो कि जब क्राइम हो जाए और उसके बाद हम उसको एक्शन ले रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। इसी तरह से जो वायरल होते हैं मैसेजेस या जो फेक न्यूज आती है उनको भी हम प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई कर लें और उसी समय उनको इन्फॉर्म कर दें लोगों को, जो पहले 2-4 लोग हैं जिन्होंने पुश किया उस कंटेंट को, उनको वार्निंग दे दी जाए ऑटोमेटिकली। तो इस तरह के टूल्स भी बनाए जा रहे हैं और मेरे ख्याल से आगे कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि इंडिया विल हैव सम यूनिक सच ऑफरिंग जो शायद दूसरे देशों में भी नहीं है। ये हमारे अपने रिसर्च आइडियाज हैं और बहुत अच्छे लेवल पे काम हो रहा है। जैसे ये प्रैक्टिस में होंगे हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और उससे काफी हद तक ट्रस्ट बढ़ेगा साइबर स्पेस पर, वर्चुअल वर्ल्ड पर। एब्सोल्युटली। और इसी के आज का जो हमारा विमर्श हुआ उसमें तो हमने समझा कि हम लोग कितना इक्विप हो पाए हैं, हम कहाँ कहाँ किस किस तरह से काम कर रहे हैं। और अगेन मैं ज़रूर हम हमेशा आईटी और आईटी से जुड़े हुए जो थ्रेट्स होते हैं उनको लेकर हम बड़ा जिम्मेदार ठहराते हैं सरकार को, और जिम्मेदार ठहराना भी चाहिए क्योंकि उनका काम है हमारी जो डिजिटल अधिकार है उनकी रक्षा करना। लेकिन जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है तो वहाँ पर खुलकर तारीफ भी करनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, हमारी पुलिस है, मिलिट्री है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और साथ ही साथ में आईटी मिनिस्ट्री है, उन सब की तारीफ करनी होगी। एक आखिरी सवाल दीपिका, जाते जाते थोड़ा सा हमारे दर्शकों के थोड़ा सा उनको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए अब जो द लॉ ऑफ द डिजिटल लैंड के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हम किस तरह के और रिफॉर्म्स देखेंगे? जी जी, तो अभी डिजिटल स्पेस इंडिया में ये काफी तेजी से इवॉल्व हो रहा है और यहाँ पे प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी, इसकी हमेशा एक झुंझुलाहट, एक जंग रहेगी। यहाँ पे पहला प्रयास जो हम देख रहे हैं कि यूजर कंसल्टेशंस डिफरेंट टेक स्पेसेस से मंगाए जा रहे हैं। सरकार डिफरेंट टेक बॉडीज से, इंस्टीट्यूशन से, एकेडमिक से, रिसर्चर्स से, कॉर्पोरेट से, लॉ एनफोर्समेंट से कंसल्टेशन पेपर्स ले रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद एक पॉलिसी इशू की जा रही है ताकि एक पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जाए। दूसरा, हमारा जो लैंडस्केप है, साइबर लैंडस्केप, ये काफी डाइवर्स है। यहाँ पे हमें ना ही डेमोक्रेटिक गाइडलाइंस को अध्ययन करना है, पर अगर सिक्योरिटी में अगर कोई भी इशू आए तो लॉ के अंतर्गत हम कौन से लॉफुल एक्शंस ले सकते हैं, उसका भी एक इवॉल्वमेंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अगर हम इसी आईटी एक्ट की बात करें तो इसके अमेंडमेंट्स भी काफी आ चुके हैं क्योंकि तभी वो टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं थी। एंड तीसरा, यहाँ पे जो प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है उसका सबसे ज्यादा यहाँ पे योगदान होगा। पर यही मैं आशा करना चाहूंगी सरकार से कि यूजर्स को, पब्लिक को, लॉ एनफोर्समेंट को यहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाके उन्हें सावधान किया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए। बिकॉज अगर वो नहीं हो पाया तो अगर हम सब सेम पेज पे नहीं होंगे तो एक ना एक यहाँ पे लूप होल आना पॉसिबल है। एब्सोल्युटली। और अमित और दीपिका, आप दोनों को भी मैं ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि क्योंकि आप जैसे ब्रेन्स हैं जो वक्त वक्त पर सरकार को अपनी सलाह देते हैं, अपनी कंसल्टेंसी देते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं, तो आप जैसे लोग, आप जैसे ब्रेन्स, उन सब की भी हमें बहुत आवश्यकता होगी। जितने भी एक आम कंज्यूमर से लेकर एक एज अ नेशन जो हमें थ्रेट मिलते हैं इस पूरे साइबर स्पेस में, उनसे बचने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें वक्त निकाला। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। तो आइए बात करते हैं अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। 10 तारीख को कर्नाटक में एक ही चरण में वोटिंग होनी है और 13 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं और अगर भौगोलिक नज़रिए से देखें तो ये राज्य लगभग 6 इलाकों में बटा हुआ है। आपने सुना होगा कर्नाटक चुनाव के बड़े दिलचस्प पहलू भी मिलते हैं जहां पर कुछ जातियों का, कुछ समुदायों का वर्चस्व भी होता है। थोड़ा सा भौगोलिक नज़रिए से हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ये जो आंध्र की सीमा से जुड़ा हुआ इलाका है उसे हैदराबाद कर्नाटक कहा जाता है और वहीं महाराष्ट्र से सटे इलाके को मुंबई कर्नाटक कहा जाता है।
हैदराबाद कर्नाटक में 40 विधानसभा सीटें हैं, मुंबई कर्नाटक में 44 हैं। इसी तरह से ओल्ड मैसूरू है, वहाँ 66 सीटें हैं। तटीय क्षेत्र में जो अगर आप देखेंगे कोस्टल रीजन 18 सीटें वहाँ आती हैं। और बेंगलुरु जो क्षेत्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका कहा जाता है, वो 28 सीट वाला है। और जो सेंट्रल कर्नाटक है वहाँ 27 सीट्स हैं। ये थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दिया हमने। अब काम की बात यह है कि वोटिंग से पहले जी न्यूज़ और मेट्राइज ने लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की और आपके सामने लेकर आए हैं जी न्यूज़ और मेट्राइज ओपिनियन पोल लोगों का। ये ओपिनियन पोल क्या कहता है इसको भी जरा समझ लीजिए। इसके मुताबिक देखिए बहुत नेक टू नेक फाइट चल रही है। बीजेपी को 42% वोट मिलने की संभावना है, जबकि आप कांग्रेस को मिलने वाले वोट शेयर देखेंगे तो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 40% वोट कांग्रेस को मिल सकते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सिर्फ वोट मार्जिन अगर आप देखें ओवरऑल तो सिर्फ 2% का फर्क है, जो कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। तो यानी कि दिलचस्प बड़ी नजर आ रही है। ये फिलहाल जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक हम कह रहे हैं। जेडीएस की जहां तक बात है, उनमें 15% वोट वहां जा सकते हैं और अन्य के खाते में 3% वोट संभव हैं। तो ये है कर्नाटक में ओवरव्यू जो ओपिनियन पोल हमने समझने की कोशिश की। अब थोड़ा सा सीट वाइज अगर हम बात करें किसको कितनी सीट मिल सकती है 224 में से, तो वो भी देख लीजिए। जो कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिख रही है ओपिनियन पोल्स में। जी न्यूज़ और मेट्राइज का ओपिनियन पोल कहता है बीजेपी को 42% वोट शेयर के साथ 103 से 115 सीटों के बीच में सीट्स आ सकती हैं। पोल के मुताबिक दूसरे नंबर पर, जैसा हमने आपको कहा था कि कांग्रेस रह सकती है 40% वोट शेयर के साथ। अब इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे सीट के हिसाब से तो 79 से 91 सीटें मिल सकती हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है बीजेपी और कांग्रेस के पीछे। लेकिन अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो 2% का ही मार्जिन है, यानी कि कई सीटों पर बड़ी कांटे की टक्कर भी होगी और वहां पर सीटों का उलटफेर भी हो सकता है। यह ओपिनियन पोल है। जेडीएस के खाते में अगर हम देखें तो 26 से 36 सीटें जेडीएस को मिल सकती हैं और बाकी जो है वो अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो कर्नाटक में 224 सीटों का पूरा विधानसभा का ताना बाना है और सरकार बनाने के लिए कम से कम 113 सीटें चाहिए और बीजेपी इसी मार्जिन के आसपास बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, इसलिए वहां पर एक बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। 10 तारीख को यहां पर वोटिंग होगी, 13 तारीख को नतीजों का ऐलान होगा और हमेशा की तरह जी न्यूज़, जी मीडिया के तमाम चैनल्स और जी बिजनेस होगा आप तक सटीक नतीजे पहुंचाने में सबसे आगे। चलिए, जब बात चुनावी चल ही रही है तो फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही हैं ये भी सर समझ लीजिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक चुनाव के लिए पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इसका नाम दिया गया है प्रजाध्वनि। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है, साथ ही एनआरसी भी लागू करने का वादा किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। इस डॉक्यूमेंट के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर हिंदुत्व को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी जिसकी सिफारिशों के आधार पर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। वहीं कर्नाटक में एनआरसी पर भी लागू किए जाने का वादा किया गया है। ये भी कहा गया है कि सूबे से सभी अवैध अप्रवासियों को जल्द बाहर निकाल दिया जाएगा। धार्मिक कट्टरवाद और आतंक के खिलाफ कर्नाटक पुलिस राज्य विंग के स्विफ्ट का गठन होगा। If I talk about Abhaya, the social justice for all, we will implement uniform civil code in Karnataka based on the recommendations given by high level committee which is to constitute for this purpose. बीजेपी की सियासत को समझने वाले ये बखूबी जानते हैं कि पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को दरकिनार नहीं कर सकती है। कर्नाटक में हिजाब और मुस्लिम आरक्षण को लेकर जितनी चर्चा हो रही है उससे कहीं न कहीं बीजेपी को ही फायदा हो सकता है। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी राज्य में गरमाया हुआ है। अब हम आपको कर्नाटक के विजन डॉक्यूमेंट की एक और खासियत से रूबरू कराते हैं। घोषणा पत्र में गरीब परिवारों का भी ख्याल रखा गया है। सभी बीपीएल परिवारों को
सालाना 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर, उगादी, गणेश चतुर्थी और दीपावली के मौके पर दिए जाने का वादा किया गया है। वहीं बीपीएल परिवार को हर दिन आधा लीटर नंदिनी दूध और हर महीने 5 किलो श्री अन्न, श्री धन्य राशन किट मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा हर वार्ड में एक नम्मा क्लिनिक और हर वार्ड में अटल आहार केंद्र भी बनाया जाएगा। I would also like to say that it is a double engine Sarkara where both the engines, and I will not say only double engine, it is a powerful engine also that we have to understand. We have got double engine, we have got powerful engine, there you had a trouble engine and there you had a reverse gear engine. जाहिर है बीजेपी ने कर्नाटक में एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए अपना हिंदुत्व कार्ड खेल दिया है। समान नागरिक संहिता और एनआरसी के जरिए कांग्रेस को जवाब देने की पूरी तैयारी भी कर रखी है। बेंगलुरु से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ कर्नाटक में चुनाव की सरगर्मियां हैं तो दूसरी तरफ अतीक को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। अतीक की माफियागिरी ऐसी थी कि अपने रास्ते से लोगों को हटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने में कोई चूक ना हो, इसके लिए उसने अपने बेटों और बुजुर्गों को खास कोड वर्ड्स दिए थे। मोबाइल फोन पर हत्याकांड के साजिश बुनने के लिए माफिया अतीक इन्हीं कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करता था। बड़े 006, छोटे 007, पतले 009, बिहार टावर, माफिया का मर्डर वाला कोड वर्ड। ये सभी कोड वर्ड प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के लिए इस्तेमाल किए गए थे। हर कोड में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपों के राज छिपे हैं। हर कोड वर्ड किसी न किसी आरोपी के नाम से जुड़ा है। सबसे चौंकाने वाले खुलासे में यह बात भी सामने आई है कि इन कोड वर्ड को खुद माफिया अतीक अहमद ने दिए थे। जाहिर है उमेश पाल की हत्या करने के लिए अतीक ने अपने गैंग को कोड वर्ड देकर यह पक्का किया था कि किसी भी हाल में उमेश पाल बच नहीं पाए, और हुआ भी ऐसे ही। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शाइस्ता अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक 4 दिन पहले ही पुलिस शाइस्ता परवीन के काफी करीब पहुंच चुकी थी। दरअसल शाइस्ता को पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस के पास शाइस्ता के प्रयागराज में होने की पुख्ता जानकारी थी। इस बीच शाइस्ता की मददगार भी पुलिस का शिकंजा कसता देख सामने आ गई है। उसका दावा है कि शाइस्ता से उसकी मुलाकात तो हुई थी, लेकिन उस पर लगे आरोप गलत हैं। यही नहीं, उल्टे उसने अतीक अहमद पर ही आरोप लगाए हैं। मूलचंद पासी के लिहाज भी नहीं मिली तब विधायक थे। किसने मरवाया था? मूलचंद पासी को, अतीक अहमद। अतीक की बेनामी संपत्तियों पर भी नए खुलासे हुए हैं। अतीक के नाम अब वक्फ बोर्ड के संपत्तियों का जिक्र आया है। जांच में ये बात पता चली है, वक्फ बोर्ड की कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अतीक के कब्जे में थी। अतीक की कंपनी ने खासकर कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया था। अब कोई माफिया और कोई अपराधी सीना तान करके नहीं चल सकता है। समाज का शरीफ व्यक्ति, व्यापारी, सामान्य नागरिक सीना तान करके चलेगा, और अपराधी और माफिया को गले में पट्टी लटका करके जान की माफीक मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियागिरी को मिट्टी में लगातार मिला रहे हैं। योगी अब प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। जाहिर है माफिया के बचे कुचे गुर्गों और बदमाशों के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। साफ है ऐसे बदमाश अब सीना तान कर कभी नहीं चल सकते। यूपी में चाहे माफिया बदमाशी का कोई कोडवर्ड तैयार कर लें, लेकिन अब माफियागिरी के दिन लद गए हैं। प्रयागराज से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करीब 64 दिन हो रहे हैं बमबाज गुड्डू मुस्लिम ना ही पुलिस की गिरफ्त में आ रहा है, ना ही उसका कोई ठीक से सुराग लग पा रहा है। हालांकि अब खबर यह आ रही है कि वो कहीं दुबई तो नहीं भाग गया। इस बीच बड़ा खुलासा उसकी रंगीन मिजाजी को लेकर भी हुआ है। रंगीन मिजाजी, बमबाजी और गुड्डू मुस्लिम के दूसरे रंग देखिए इस रिपोर्ट में। मेन बात है अब तक गुड्डू मुस्लिम फरार है, और
किसी के हाथ नहीं आ रहा है। 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल की हत्या के बाद से पुलिस के साथ छुपन छुपाई का खेल खेल रहा है और अब जो जानकारी गुड्डू मुस्लिम को लेकर आई है वो हैरान करने वाली है। जी न्यूज की टीम प्रयागराज के लाला की सराय इलाके में पहुंची, जहां गुड्डू मुस्लिम का पुश्तैनी घर है। यहां अब गुड्डू की बहन रहती है। उसने बताया कि गुड्डू का एक भाई दुबई में रहता है, यानी शक है कि अब वो नेपाल के रास्ते कहीं दुबई ना भाग गया हो। हम लोग 5 भाई बहन थे। अच्छा। 3 भाई 2 बहन। अच्छा। बस 3 भाई, 2 और भाई कहाँ रहते हैं? एक भाई सऊदीया में रहता है, असलम। एक भाई का इंतकाल हो गया। एक और खुलासे के मुताबिक बमबाज गुड्डू मुस्लिम मोहब्बत का मारा भी था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उसकी पत्नी के अलावा उसकी 2 गर्लफ्रेंड थीं। चांदनी उर्फ चांद बीवी, सबीना सीमा सिद्दीकी। चांदनी उर्फ चांद बीवी गुड्डू मुस्लिम की पत्नी है, जबकि इस नाम की महिला को कहां है कोई नहीं जानता। सबीना गुड्डू मुस्लिम की गर्लफ्रेंड है, ये भी कहां छिपी है कोई नहीं जानता। सीमा सिद्दीकी ये तीसरा नाम है जिसके सामने आने के बाद गुड्डू मुस्लिम के रंगीले कैरेक्टर की पूरी दास्तान सामने आ चुकी है। गुड्डू मुस्लिम के रंगीन मिजाज का ऐसा ही एक किस्सा अतीक को भी पता चला था, जिस पर अतीक ने नाराजगी जाहिर की थी। इन तमाम किस्सों से एक बात तो साफ है कि माफिया अतीक अहमद की गैंग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और गुड्डू मुस्लिम अपने प्यार के चक्कर में कुछ और ही कहानी गढ़ने लगा था। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, वो मेन बात क्या थी? अशरफ गुड्डू मुस्लिम को लेकर क्या खुलासा करने वाला था? अशरफ गुड्डू मुस्लिम का कौन सा राज जानता था? ये तमाम बातें सामने आने के पहले ही अशरफ अतीक दोनों ढेर हो गए और गुड्डू मुस्लिम गायब। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने तलाक को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर पति पत्नी के रिश्ते टूट चुके हों, सुलह की गुंजाइश ना हो, तो वो बिना फैमिली कोर्ट भेजे तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए 6 महीने का इंतजार अनिवार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक अहम फैसला लिया है। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसे रिश्तों में तलाक देने की इजाजत दे सकता है जहां सुधार की कोई गुंजाइश न बची हो। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कपल को जरूरी वेडिंग पीरियड का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मौजूदा विवाह कानूनों के मुताबिक पति पत्नी की सहमति के बावजूद पहले फैमिली कोर्ट्स एक समय सीमा तक दोनों पक्षों को पुनर्विचार करने का समय देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जीवन साथियों के बीच आई दरार के नहीं भरे जाने की स्थिति में या इसके आधार पर किसी भी शादी को खत्म करने का फैसला सुना सकता है। जस्टिस एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत ऐसा फैसला लेने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी शादीशुदा रिश्ते में आई दरार के भर नहीं पाने के आधार पर उसे खत्म करना संभव है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कई याचिकाओं पर ये फैसला सुनाया है। इस मामले को 7 साल पहले एक ट्रांसफर याचिका में जस्टिस शिव कीर्ति सिंह और आर भानुमति की खंडपीठ द्वारा 5 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। दलीलें सुनने के बाद संविधान पीठ ने 29 सितंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। इस मिशन को महाराष्ट्र पुलिस की C60 कमांडो टीम ने अंजाम तक पहुंचाया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने रविवार को यहां 3 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया। गढ़चिरौली जिले में रविवार को पुलिस ने मुठभेड़ में दलम कमांडर सहित 3 नक्सलियों को मार गिराया। शाम करीब 7 बजे केदमारा जंगल में ये मुठभेड़ हुई। पुलिस को पता चला था कि मन्ने राजाराम और पैरीमिली
सशस्त्र चौकी के बीच केदमारा के वन क्षेत्र में पेरीमिली दमल और आहेरी दमल डेरा डाले हुए हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की C60 बल की 2 यूनिट जंगल के इलाके में तलाशी अभियान के लिए भेजी गई थी। तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी की। इस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के बाद मौके से 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। साथ ही हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक मारे गए नक्सलियों की पहचान पेरीमिली दमल के कमांडर बिटलू माडली, पेरीमिली दमल के ही वासु और आहेरी दमल के श्रीकांत के रूप में हुई है। बिटलू माडवी साईनाथ नरोटे नामक छात्र की हत्या का मुख्य आरोपी था। पंजाब के लुधियाना में हुए गैस कांड में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब भी कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पंजाब के लुधियाना में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को सहमा दिया है। गयासपुरा इलाके में जहरीली गैस के रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में 5 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में मौजूद एक इमारत के मिल्क बूथ से सुबह जो भी दूध लेने गया वो बेहोश हो गया। किसी को कुछ समझ आता। इससे पहले जहरीली गैस से 11 लोगों की जान जा चुकी थी। हालात बिगड़ते देख NDRF ने गैस मास्क पहनकर मोर्चा संभाला और बेहोशी की हालत में मिले लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाने में मदद की। इस दौरान पूरे इलाके को सील कर दिया गया। प्रशासन के दावों पर यकीन करें तो ये दर्दनाक हादसा सीवरेज होल में जहरीली गैस के रिसाव के चलते हुआ। माना जा रहा है कि मेन होल में मिलने वाली मीथेन गैस के साथ किसी केमिकल का रिएक्शन हुआ। पंजाब के CM भगवंत मान ने गैस रिसाव की घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर पीड़ितों की हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिलाया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी मामले पर नजर रखे हुए हैं। गृह मंत्री ने ट्वीट कर गैस रिसाव की घटना पर दुख जताया। क्या अनचाही कॉल अब बीते दिनों की बात होगी? दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने इससे निजात दिलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI को हथियार बनाया है। टेलीकॉम कंपनियां भी स्पैम कॉल से दो हाथ करने के लिए कमर कस चुकी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के लिए रामबाण साबित होने वाला है। दरअसल स्पैम कॉल से छुटकारा पाने के लिए ट्राई ने AI को हथियार बनाया है और सभी दूरसंचार कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्पैम फिल्टर लगाने को कहा है ताकि लोगों को अनचाही कॉल से छुटकारा मिल सके। ये स्पैम फिल्टर अनवांटेड कॉल को ट्रेस करने का काम करेगा और कंज्यूमर के फोन पर फेक कॉल्स आने से पहले ही नेटवर्क सिस्टम पर ही इसे ब्लॉक कर देगा। ट्राई ने यह भी साफ किया है कि बैंक, आधार या किसी दूसरी जरूरी सेवाओं से जुड़े मैसेज और कॉल के लिए अलग सीरीज के नंबर अलॉट किए जाएंगे। बाकी के सभी नंबरों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अब इन सभी से संबंधित मैसेज या कॉल आपके स्पेशल सीरीज के नंबर से ही आएंगे। पहले समझते हैं कि AI बेस्ड स्पैम फिल्टर क्या है। दरअसल फेक और प्रमोशनल कॉल्स को स्पैम फिल्टर से पहचानने में मदद मिलेगी। एक बार कॉलर की पहचान हो जाने के बाद ऐसी कॉल को नेटवर्क पर ही रोक लिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसी कॉल्स या फ्रॉड मैसेजेस को ट्रेस करना आसान होगा। दरअसल यह फिल्टर स्पैम कॉल्स को पहचान कर उन्हें कैटेगराइज करेगा कि आने वाली कॉल नॉर्मल है या फिर प्रमोशनल। अनचाही कॉल को ट्रेस करने के बाद टेलीकॉम कंपनियां ऐसे नंबरों को ब्लॉक कर सकेगी और मोबाइल यूजर्स तक नहीं पहुंचने देगी। टेलीकॉम कंपनियां जिस AI बेस्ड स्पैम फिल्टर पर काम कर रही है वह अपने अंतिम चरण में है। इस फिल्टर से फ्रॉड लिंक वाले SMS से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा साइबर क्राइम को रोकने में मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इस फिल्टर के लिए VI यानी वोडाफोन आइडिया ने टेलना प्लेटफॉर्म से एग्रीमेंट किया है। एयरटेल और रिलायंस जियो भी स्पैम फिल्टर लगाने के अंतिम चरण में है। स्पैम कॉल से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा, इसे लेकर आशंकाएं भी हैं। दरअसल देश में करीब 2.5 लाख रजिस्टर्ड टेलीकॉलर्स कंपनियां मौजूद हैं। उन्हें जारी किए गए नंबर की पहचान करना और उन पर नकेल कसना तो आसान होगा, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक करीब 5 लाख अनरजिस्टर्ड टेलीकॉलर्स कंपनियां देश में काम कर रही हैं। इनसे निपटना टेलीकॉम कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। फिलहाल तो ट्राई की AI बेस्ड स्पैम कॉल फिल्टर लगाने की कवायद एक शुरुआत है। अगर इसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं तो इस दिशा में टेलीकॉम कंपनियां और आगे बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
मारुति सुजुकी और किया मोटर्स ने अप्रैल महीने के लिए बिक्री के आंकड़ों को जारी कर दिया है। आंकड़ों के मुताबिक दोनों ही दिग्गज कंपनियों की सेल में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। मई का महीना शुरू हो चुका है और अब ऑटो सेक्टर की कंपनियां अप्रैल महीने के बिक्री के आंकड़े जारी कर रही है। हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर ने अप्रैल महीने के लिए होलसेल और रिटेल बिक्री के आंकड़े की जानकारी दी। कंपनी ने अप्रैल महीने में 15,000 से ज्यादा यूनिट्स को बेचा है। इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजार के आंकड़े शामिल हैं। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने अप्रैल बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी के कुल होलसेल बिक्री में 7% का उछाल देखा गया है। अप्रैल महीने में कंपनी ने 1,60,529 यूनिट्स की होलसेल बिक्री की है। पिछले महीने की घरेलू बिक्री में 9% का इजाफा देखने को मिला। कंपनी ने अप्रैल 2022 में 1,32,248 के मुकाबले अप्रैल 2023 में 1,43,558 यूनिट्स को बेचा। स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर जैसे कॉम्पैक्ट सेगमेंट में 27% का इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा मिड साइज सेडान सेगमेंट जैसे सियाज की 1,017 यूनिट्स को बेचा और ब्रेजा, ग्रैंड विटारा और आर्टिगा जैसे एसयूवी सेगमेंट में 8% की तेजी है। हालांकि कंपनी के एक्सपोर्ट में 8% की गिरावट देखने को मिली है। मारुति के अलावा किया मोटर्स ने भी अप्रैल महीने के लिए ऑटो बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं। अप्रैल महीने में कंपनी के होलसेल बिक्री में 22% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने कुल 23,216 यूनिट्स को बेचा है। पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने डीलर्स को 19,019 यूनिट्स को बेचा था। कंपनी ने कहा कि सोनेट ने इस तेजी में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। इसके अलावा कंपनी की सेल्टोस और कैरेंस की बिक्री अच्छी हुई है। कंपनी ने इसी महीने सेल्टोस की 7,213 और कैरेंस की 6,107 यूनिट्स को बेचा है। कंपनी ने एक बयान जारी कर बताया कि मात्र 4 साल से भी कम समय में कंपनी ने खुद को लीडिंग प्रीमियम ऑटोमोटिव कंपनी के तौर पर स्थापित किया है और साथ ही पॉपुलर न्यू एज ब्रांड के तौर पर उभर कर सामने आया है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अप्रैल के महीने में कुल 15,510 यूनिट्स को बेचा है। इसमें 14,162 घरेलू यूनिट्स हैं, जिन्हें कंपनी ने भारत में बेचा है और 1,348 यूनिट्स को एक्सपोर्ट किया है। बता दें कि ये 1,348 यूनिट्स जिनका कंपनी ने एक्सपोर्ट किया है, उसमें अर्बन क्रूजर हाई राइडर कार शामिल है। इस महीने कंपनी ने अर्बन क्रूज हाई राइडर की 1,300 से ज्यादा यूनिट का एक्सपोर्ट किया है। कुल मिलाकर कहें तो ऑटो सेक्टर में इस साल काफी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले साल के मुकाबले गाड़ियों की बिक्री में काफी ग्रोथ देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में आज बारिश के साथ बर्फबारी हुई। खराब मौसम को देखते हुए उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के चारों धामों में बर्फबारी और बारिश हो रही है। खराब मौसम के बावजूद इन धामों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। बारिश और बर्फबारी इन भक्तों की आस्था को नहीं डिगा पा रही है। बाबा केदार का धाम इन दिनों बर्फ से ढका हुआ है और इस अद्भुत नजारे को देखकर लोग अभिभूत हो रहे हैं। केदारनाथ धाम में आज सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है। धाम में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं की लंबी लाइन दर्शन के लिए लगी हुई है। बाबा के दर्शन के लिए बर्फबारी भी अड़चन नहीं बन पा रही है। वहीं खराब मौसम को देखते हुए उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जिला प्रशासन ने चारधाम पर आने वाले यात्रियों से अपील की है। चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालु मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ही अपनी यात्रा करें। साथ ही जिनके साथ यात्रा में बच्चे और बुजुर्ग हैं, वो विशेष सतर्कता बरतते हुए यात्रा रुक रुक कर करें। गर्म कपड़े, बरसाती छाता, जरूरी दवाइयाँ जरूर साथ रखें। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिए। नमस्कार।